व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में जो वृद्धि होती है उसके बारे में और उससे जुड़ी समस्या के बारे में, और ये उसके कुछ लक्षण हैं, कैसे डायग्नोसिस करते हैं, और उसके बाद फिर अंतिम में मैं इसका होम्योपैथिक उपचार बताऊंगा। जान करके मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत लंबा मैंने इसको नहीं किया है। सबसे पहले हम देखते हैं जानें कि यह एक पौरुष ग्रंथि है और पुरुष में पाए जाने वाला बीमारी है। तो ये जो ग्रंथि है सिर्फ पुरुष में पाया जाएगा, तो इससे सफ़र भी सिर्फ पुरुष ही करेंगे। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि कहाँ पर होता है ये प्रोस्टेट। तो ये प्रोस्टेट जो होता है यूरेथा के पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जिसमें ओवर ग्रोथ होने लगती है। सामान्यतया 40 वर्ष के आसपास ये समस्या प्रारंभ होती है। बूंद बूंद पेशाब हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकता है, पेशाब को आदमी रोक नहीं सकता है। और अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो जेनेटिक भी हो सकता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, या मतलब टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, या मतलब जो टेस्टोस्टेरोन का कुछ आदमी जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके कारण जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल में वृद्धि हो जाती है, उसके कारण ये होता है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है तो उसमें जो वृद्धि होती है उसके लिए जो मेडिकल टर्म यूज होता है वो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया बोलते हैं इसको। सामान्यतया इसको हम ओल्ड एज प्रॉब्लम के रूप में ट्रीट करते हैं। तो यूरेथ्रा के पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो मूत्राशय से जो यूरेथ्रा निकलता है, मूत्र नली निकलती है, तो उस मूत्र नली से जो पेशाब निकलता है तो उस पर ये दबाव डालता है, और उसके कारण जो मूत्रकृच्छता या कभी कभी पेशाब में जलन हो जाती है, या पेशाब करने में दर्द होता है, या पेशाब को नहीं रोक पाने जैसा सिम्टम्स देखा जाता है। कभी पेशाब में मतलब खून भी आ सकता है, और जब पूरा पेशाब नहीं होगा तो फिर मतलब जो पथरी उथरी की भी समस्या हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि ज़्यादातर मामले में ये नॉन कैंसरस होता है, और हमेशा जो पेशाब में दिक्कत हो रही है तो सिर्फ जो BPH के ही कारण नहीं होता है। तो इसका दूसरा भी कारण हो सकता है, जैसे मतलब UTI यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और जांच की बात करें तो अल्ट्रासाउंड या मतलब जो कुछ खून सबका जांच होता है वो सबको करवा लेना चाहिए। और मतलब ये कैंसरस है कि नहीं तो उसके लिए सीरम PSA करवाते हैं। और किडनी तो नहीं प्रभावित हुआ है तो इसके लिए हम ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन इस तरह का जांच करवाते हैं। तो ये दोनों ही तरह का हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है और नॉन मेलिग्नेंट भी हो सकता है। अब अगर मतलब इलाज की बात करें तो इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि दिस इज एज एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन इन व्हिच ए मैन सफर्स विद द प्रोस्टेट ग्लैंड enlargement that can cause urination difficulty. I mean to say the patient may suffers from frequent urination, drop to drop urination, burning, obstacle in passing the urine, but it is not necessary that if a man suffers with such a difficulty then he is suffering from BPH. It may be also associated with another problem such as E. coli, etc. Therefore, we need the proper diagnosis, and with proper diagnosis we may get the remedy. तो सबसे पहले हमको प्रॉपर डायग्नोसिस कराना है, और मतलब जो दवाई है देख करके नहीं लेना है, या मतलब जो कुशल चिकित्सक के निर्देशन में हम इसका इलाज करवावें। बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथी में,
जैसे मतलब सेबाल सेरुलेटा, सेलिडिगो बर्गा, फेरम पिक्रेटा, थूजा, चिमाफिला और कुछ पेटेंट्स भी हैं, जैसे मतलब प्रोस्टेनम R25। तो प्रोस्टेनम जैसा ड्रॉप को मैंने यूज़ किया है, बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाने वाली ये दवा है। इसको 10 से 15 बूंद 1 कप गर्म पानी में भर दिन में शुरुआती 3-4 बार देते हैं और 2 से 3 दिन में पेशेंट को आराम पड़ जाता है। फिर इसके डोज को घटा भी देते हैं, 4 बार के बजाय 2 बार भी देते हैं। और यही डोज R25 का भी है। इसमें 5-6 दवाएँ मिली हुई हैं, तो इसका यूज किया जा सकता है। और लेकिन पूरा अगर ठीक करना हो तो मेरे समझ से ये तो पेलिएटिव ट्रीटमेंट है, आराम तो पहुंचाता है, लेकिन पूरा ठीक करने के लिए जैसे थूजा हो गया 1M में, या मेडोरिनम हो गया, या फिर कस्टिकम हो गया, पोनियम हो गया, तो इन दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम चर्चा करते हैं कुछ मदर टिंचर सबका। जैसे एक मदर टिंचर है सेबाल सेरुलेटा। तो मदर टिंचर पर हम देखेंगे कि उसमें क्यू लिखा रहता है। तो सेबाल सेरुलेटा क्यू को 10 से 15 बूंद देते हैं 3 से 4 बार भर दिन में, तो इससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। साथ ही कुछ दवाई हम पोटेंसी में भी देते हैं, जैसे एक दवाई है बेराइटा कार्ब। तो बेराइटा कार्ब को पहले हम 30 पावर में देते हैं भर दिन में 3 बार, और सेबाल सेरुलेटा को भोजन और नाश्ता के बाद देते हैं, तो बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचता है। और हम देखते हैं कि कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने के कारण जो कैथेटर लगवाना पड़ता है, बिना कैथेटर लगाए पेशाब ही नहीं उतरता है। तो उस कंडीशन में सेलिडिगो बर्गा नाम की दवा है, वो भी मदर टिंचर ही में रिकमेंडेड है। तो सेलिडिगो बर्गा को क्यू में अगर हम दें भोजन और नाश्ता के बाद 10 से 12 बूंद, तो बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचता है। मैंने स्वयं इसका उपयोग करके कई पेशेंट का कैथेटर निकलवा दिया है। और अगर थूजा की बात करें तो थूजा को भी शुरू में 200 पावर में दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि थूजा जैसे डीप एक्टिंग मेडिसिन को भी कुछ दवा के साथ हम रूटीन में भी चला सकते हैं। वैसे अगर हम सिंगल थूजा यूज करते हैं तो थूजा को 200 पावर है तो सप्ताह दिन में 1 खुराक देना चाहिए, और 1M है तो 15 दिन पर 1 खुराक देना चाहिए। तो मैंने बेराइटा कार्ब के साथ थूजा का उपयोग किया है और इससे बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचा है पेशेंट को। तो कुछ अगर पेशेंट बहुत कष्ट में है तो कई बार जो पोटेंसी वाली दवा है उसको राहत नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में जो कुछ पेटेंट सबका इस्तेमाल किया जा सकता है, या मदर टिंचर से भी बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचता है। तो जो डाइल्यूशन वाली दवा है उसके साथ साथ हम मदर टिंचर या जो हाई पावर की दवा है या कुछ पेटेंट है उसका उपयोग करते हैं। एक बहुत ही कॉमन और प्रचलित दवा है बेराइटा कार्ब। तो बेराइटा कार्ब को 200 पावर में सुबह शाम 3 से 4 बूंद डायरेक्ट हम टंग पर दे सकते हैं, या फिर पानी में मिला करके भी दे सकते हैं। और उसके साथ थूजा 200 पावर में दोपहर रात करके देते हैं। और धीरे धीरे जब फ़ायदा पहुंच जाता है या पहुंचने लगता है तो थूजा को हम बंद कर देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं। 1M पोटेंसी में थूजा को हम सप्ताह दिन पर देते हैं, फिर उसको 15 दिन पर कर देते हैं, और लास्ट में धीरे धीरे जब 1 महीना 2 महीना के बाद हम 10M में 1 खुराक दे करके छोड़ देते हैं। तो फिर उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है और बीमारी का जो है पुनः जो प्रकटीकरण है वो भी रुक जाता है। या कभी कभी इस मामले में सिर्फ थूजा से काम नहीं चलता है। अगर लक्षण सब मिला, साइकोटिक पेशेंट है, तो उस कंडीशन में हम मेडोरिनम 1M फर्स्ट संडे को देते हैं, सल्फर 1M 3 से 4 बूंद दूसरे संडे को देते हैं, और मेडोरिनम का भी वही डोज होता है 3 से 4 बूंद। और जिस दिन हम दवा देते हैं उसके 48 घंटा तक दवाई नहीं देते हैं। हाँ, अगर कष्ट बहुत है तो मदर टिंचर दे सकते हैं साथ में। तो इस तरह से मेडोरिनम फर्स्ट संडे को, सल्फर 1M सेकेंड संडे को, और थूजा 1M
3rd संडे को देते हैं। इसके अलावा मतलब अगर सोरिक पेशेंट है, उसको जलन बहुत रहता है, तो सल्फ़र जो दवा है वो बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, और उसको भी हम रूटीन वे में नहीं देते हैं, उसको भी हम मध्यवर्ती क्रम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। या फिर मतलब सिफिलिटिक ग्रेड का पेशेंट हो, कभी उसको गनेरिया, सुजाक ये सब का रहा हो, सिफिलिस का रहा हो, तो उसमें हम मार्कसोल देते हैं। मार्कसोल का सिम्टम्स होता है कि शाम के बाद तकलीफ़ बढ़ जाती है, और वहीं पर मतलब अगर साइकोटिक ग्रुप का हो तो फिर साइकोटिक किंग थूजा को कहा जाता है। तो थूजा बहुत उपयोगी दवा है ये BPH को ठीक करने में। इसके अलावा एक और बहुत उपयोगी मदर टिंचर है जिसका नाम है चिमाफिला। तो चिमाफिला को में भी होता है कि थोड़ा सा आगे झुक करके पेशाब करना होता है, वैसे पेशाब उतरता ही नहीं है, आगे झुक करके रोगी पेशाब करता है। जो सफ़र व्यक्ति है, जो सफ़र कर रहा है इस BPH से, और पेशाब भी गंदला सा होता है, गंदा भूरा सा पेशाब, तो उस कंडीशन में चिमाफिला मदर टिंचर का 10 से 15 बूंद अगर दें तो सुसुम पानी में मिला करके दिया जाता है, तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और जब मतलब ये कन्फ्यूजन हो कि अब कौन सी दवा दें, कौन सी दवा नहीं दें, तो उस कंडीशन में प्रोस्टेनम जो ड्रॉप्स है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पिरेरिया ब्रेवा जैसी दवाएं हैं जो ड्रॉप यूरिनेशन होता है, उसमें बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाने वाली दवा है। और मतलब पेशाब उतरे ही नहीं तो उस कंडीशन में हम डिजिटेलिस देते हैं। तो ये देखना ज़रूरी होता है कि कौन दवाई किसी का एनीमिकल है या नहीं है, इस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं। और जो सर्वाधिक मिलने वाला सिम्टम्स के हिसाब से जिसका सिम्टम सबसे अधिक मिलता है वो दवा देते हैं, और कई बार उसका पूरक दवा भी देते हैं, और कुछ दवाई को मध्यवर्ती क्रम से हम 1 से 2 खुराक देते हैं। तो इन सारे बातों को विचार करके ये जो इतना दुखदाई इतनी दुखदाई जो बीमारी है उससे हम निजात पा सकते हैं। तो सीधे जो कई बार लोग कहते हैं कि हम सर्जरी करा लें, तो सीधे सर्जरी नहीं करा करके हम होम्योपैथी का सहारा ले करके इसको ठीक कर सकते हैं। ज़रूरत है कि प्रॉपर डायग्नोसिस पूरा सिम्टम्स मिला करके इलाज किया जाए, तो इससे हमको बहुत अधिक